तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम जसवंत चौहान, आप देख रहे हैं स्वीट इंजीनियरिंग। लेट्स मेक इट सिंपल। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ही वीडियो के अंदर पूरा आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक चैप्टर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर्स कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके आरटीयू में 20 नंबर तो आराम से पक्के हो जाएंगे कि ये 20 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ईएमएफ इक्वेशन के अलावा न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार बनते हैं इसके अंदर, बहुत ज्यादा शानदार। एक ही चैप्टर के अंदर आपको कम से कम 20 नंबर के पेपर क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, इससे 20 नंबर के आराम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने इस बहुत ही शानदार वीडियो की। परंतु उससे पहले अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। और हाँ, कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट या कोई भी डिमांड हो, प्लीज कमेंट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो ट्रांसफॉर्मर्स, तो आइए समझते हैं पहली बात तो ट्रांसफॉर्मर होते क्या है। हमको जरूरत क्यों पड़ी ट्रांसफॉर्मर्स की? देखिए शुरुआत में क्या हुआ था, अपनी चल रही थी दुनिया डीसी के ऊपर। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन ने डीसी करंट की खोज की थी। उन्होंने डीसी के ऊपर चलने वाले सारे के सारे इक्विपमेंट बनाए थे, मोटर्स, जनरेटर्स, ठीक है, बल्ब, ये सब चीज डीसी पे चल रही थी। लेकिन डीसी मशीन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डीसी करंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये थी कि उसको हम बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे थे। आपने ट्रांसमिट किया 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में जाके उसकी वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाता था, तो वहां पे उसको दोबारा से जनरेट करना पड़ता था। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी कि डीसी मशीन, डीसी करंट को हम क्या ट्रांसमिट नहीं कर सकते थे बहुत ज्यादा दूरी तक। तो फिर यही चल रही थी पिक्चर, बहुत टाइम से लोग यूज कर रहे थे। तो अपनी पिक्चर में नया कैरेक्टर आता है जिनका नाम है सर निकोला टेस्ला। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने इन्वेंट की एसी। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। क्वालिटी हर मतलब एक्यूरेट टाइम के बाद अपनी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज कर लेती है एसी करंट, कुछ इस तरह ये फ्लो करती है। बट अब इसका फायदा क्या हुआ, ट्रांसमिशन क्या फायदा हुआ इसका, उन्होंने इसके साथ साथ एक और इक्विपमेंट बनाया। ठीक है, एक और मशीन बनाई जिससे क्या है, आप इस एसी का वोल्टेज को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। और अगर आप हाई वोल्टेज पे किसी भी पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करते हो तो उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ही कम होता है। ये क्वालिटी थी। लेकिन डीसी को बूस्ट करना बहुत इम्पॉसिबल, मतलब बहुत ही मुश्किल था। पर एसी, एसी करंट को हम एक मशीन की हेल्प से बहुत आसानी से बूस्ट अप कर सकते हैं। अगर आपके पास 20 वोल्ट भी हो तो आप इसको 20,000 वोल्ट में चेंज कर सकते हो विद इन इतनी छोटी सी मशीन के साथ साथ, इतनी छोटी सी मशीन में कर सकते हो 20 वोल्ट को 20,000 वोल्ट में चेंज। तो कैसे? और इसी मशीन को हमने नाम दिया है क्या, इसी मशीन का नाम है आपका ट्रांसफॉर्मर। ये वो ट्रांसफॉर्मर नहीं है जो मूवीज में आते, एक ट्रांसफॉर्मर है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम, आ जाता कई बार क्वेश्चन, इसको हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? परिणामित्र बोलते हैं। तो आइए समझते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, किस लिए यूज होता है और किस तरह काम करता है। ठीक है, तो देखिए, तो अपना चैप्टर जो है ट्रांसफॉर्मर है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के का एक टॉप चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका कि ट्रांसफॉर्मर होता क्या है। सो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर बेसिकली इज ए इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, क्या ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है। स्टैटिक क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन विच इज यूज टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। रिपीट, ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ये क्या करता है? देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, दो वाइंडिंग होती है। ये पहली वाइंडिंग, ठीक है, ये दूसरी वाइंडिंग। हम क्या करते हैं, इस पहली वाइंडिंग में को हम क्या करते हैं, एसी सोर्स से जोड़ देते हैं। पहली वाइंडिंग में क्या किया हमने, ए सप्लाई दी। तो अब ये एसी सप्लाई, दोनों वाइंडिंग किसी भी फिजिकल टच से नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग है। पर फिर भी जब आप पहली वाइंडिंग में ए सप्लाई देंगे
तो दूसरी वाइंडिंग के अंदर आपको वही एसी सप्लाई मिल जाएगी। यहां पे आपको यही एसी सप्लाई मिल जाएगी एट द सेम फ्रीक्वेंसी। ये क्वालिटी होती है ट्रांसफार्मर की, इसीलिए इसको बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन और डिवाइस। बेसिकली मशीन ही होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर ट्रांसफर कर रहा है और कोई भी इसके अंदर मूविंग पार्ट नहीं होता। तो इतनी सोच रहे हो बिल्कुल जादू जैसा हो रहा है यहाँ पे। तो यही क्वालिटी होती है ट्रांसफार्मर की, और ये ओनली पर काम करता है किसमें, ओनली एसी पे काम करता है, डीसी के लिए नहीं चलता, सिर्फ एसी पे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर आल्सो यूज्ड टू चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस लेवल एंड करंट ऑफ द पावर। तो दूसरे किस लिए काम आता है। अब सर ये तो ठीक है कि आपने एसी करंट यहां से दिया यहां निकाल लिया, तो इसमें हमने क्या फायदा कर लिया, वो तो होता ही है, ठीक है चलो मान लिया आपने एक जादू कर भी दिया, लेकिन हमारा क्या फायदा हुआ इससे। तो बात यह है मित्र कि जैसे ही आप यहाँ पे मान लो आपने दिया था 200 वोल्ट्स एंड 1 एम्पियर करंट, तो आप इस 200 वोल्ट को कितना इतने वोल्ट में चेंज कर सकते हो इजीली। बस आपको वाइंडिंग का जो इसमें ज्यादा टर्न इसमें कम टर्न करके वाइंडिंग बनाओगे, उसी हिसाब से आप इसका वोल्टेज रेंज करंट रेंज चेंज कर सकते हो। आपको डिजायर्ड जितना वोल्टेज चाहिए जितना करंट चाहिए वो आप एक सिंपल मशीन से बना सकते हो। 20 वोल्ट को 20 लाख वोल्ट में चेंज कर सकते हो, 1 एम्पीयर करंट को 20 एम्पीयर करंट में चेंज कर सकते हो, सिर्फ एक सिंपल मशीन से। तो ट्रांसफॉर्मर इज अ इलेक्ट्रिकल मशीन which is used to transfer electrical power from one circuit to another and also is used to change the potential difference or current of the electrical power। दो फैक्टर होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के, हमने पढ़ा है P इक्वल टू क्या होता है VI, इन दो से मिलकर बना होता है। तो आप इसका वोल्टेज और करंट इंडिविजुअली किसी को भी चेंज कर सकते हो एट डिजायर्ड, आपकी मर्जी हो उस रेंज में। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। इस तरह का होता है ट्रांसफार्मर, आपने देखा होगा अपने गली के नुक्कड़ों पे, ठीक है किसी पावर स्टेशन में, आज बड़े बड़े बिल्डिंगों के बाहर लगे होते हैं, आराम से देखे होंगे, इनको बोलते हैं हम ट्रांसफार्मर्स। अब हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कहानी क्या थी कि डीसी सप्लाई जो थी वो बहुत दूर ट्रांसमिट नहीं हो सकती थी, ठीक है एसी भी नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एसी को हम क्या है आसानी से बूस्ट अप कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की हेल्प से। और ये जो हाईएस्ट वोल्टेज है इसको हम आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, आपके जो ये है आपके पावर स्टेशन, ये क्या है आपके पावर स्टेशन, यहां पे आपका वोल्टेज बन रहा है वही 440 वोल्ट्स, ठीक है 3 फेज। और ये है आपका क्या, ये आपका प्यारा सा घर है। अब यहां भी आपको कितने चाहिए, लेट्स सपोज आप 3 फेज सप्लाई यूज कर रहे हो तो आपको भी 440 वोल्ट चाहिए, ठीक है वहां भी 440 वोल्ट बन रहे हैं 3 फेज में, आपको भी उतनी चाहिए। तो आपने सुनी होंगी टर्म्स 133 केवी, ठीक है 33 केवी 11 केवी, ये टर्म्स कहां से आती है। केवी का मतलब क्या होता है किलो वोल्ट्स, 1,33,000 वोल्ट 33,000 वोल्ट 11,000 वोल्ट इस तरह बने होते हैं। तो क्यों, तो देखिए क्या होता है, आपके पावर स्टेशन से सबसे पहले पावर को ट्रांसफर चेंज किया जाता है ट्रांसफार्मर की हेल्प से 11 केवी में, देन इसको ट्रांसफर मतलब चेंज किया जाता है दोबारा से 133 केवी में। अब ये कहां पे ये पावर कहीं बन रही होगी, कोटा में रावत वाटा में कहीं भी बन रही होगी। तो यहां से क्या है, अब इस पावर को 133 किलो वोल्ट पे ट्रांसमिट किया जाएगा। आपके जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं ना, आप कभी जाते हो ट्रैवलिंग करते हो आपने देखा होगा कि वो खेतों में आसपास में टावर बने होते हैं, उनमें लगी होती है ना बड़ी बड़ी लाइन, वो उनको बोलते हैं एचटी लाइंस, हाई टेंशन लाइंस। तो उसमें 133 केवी का या फिर इससे भी ज्यादा वोल्टेज का करंट हम क्या करते हैं फ्लो कराते हैं। अब वहां से कोटा से लेके जयपुर आपका करंट आ गया, ठीक है 133 केवी, ये आपका कोटा से जयपुर करंट आ गया। अब क्या करेंगे आप इसको, अब इसको हम यूज करेंगे दोबारा से ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने के साथ घटाने के काम भी आता है। तो इसको फिर से हम 33 केवी में चेंज कर लेंगे, फिर 33 केवी को ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, अपने डिविजन में, जैसे कि आपका घर आपका मोहल्ला जैसे मानसरोवर है तो मानसरोवर में सेंड कर दिया 33 केवी की लाइन। अब यहां पे एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होगा, ये क्या करेगा इस 33 केवी को किसमें चेंज कर देगा, ये 11 केवी में चेंज कर देगा। फिर 11 केवी आपके गली के जो बाहर के जो कोने हैं, उन आपकी बिल्डिंग है
बड़ी कोई या गली के कोने हैं उन पे वहां पे आएगा। फिर इस जगह पे इस 11 केवी को फिर ट्रांसफर बदला जाता है किसको, किसमें, 440 वोल्ट्स एसी के अंदर। तो ये पूरा साइकिल चलता है और आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा जो साइकिल है ये किस पे बेस्ड है, ओनली ट्रांसफार्मर पे। एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज हुआ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा, पांचवा ये 5 से 7 ट्रांसफार्मर यूज होते हैं आपके घरों में सप्लाई पहुंचाने के लिए, वहां से यहां तक, और बिना किसी लॉस के, मतलब बहुत ही कम लॉस होते हैं। तो इसीलिए आप समझ में आ रहा है, अगर ट्रांसफार्मर आप अगर चुटकी बजा के, जैसे थेनोस ने चुटकी बजाई थी ना, अगर चुटकी बजा के आप सारे ट्रांसफार्मर बंद कर दो तो समझ लो आपका पूरा सिस्टम पावर ग्रिड फेलियर हो जाएगा। आप सोचो इन्वर्टर चल जाए, नहीं चल सकता। इन्वर्टर, सोलर, सब के सब जो काम कर रहे हैं वो बदौलत काम कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की। ना तो आपका सोलर आपके पंखों को डायरेक्टली चला सकता है, लाइट को डायरेक्टली चला सकता है, उसमें भी ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है। ना आपके फोन चार्ज हो सकते हैं क्योंकि वहां भी ट्रांसफार्मर काम आ रहा है। आपके सीपीयू, आपके कंप्यूटर, मोबाइल, गीजर, इन सब के लिए जो सप्लाई आ रही है, चल रहे हैं, उस सब के सब ट्रांसफार्मर वर्क कर रहे हैं। अगर आप कहीं अचानक से ट्रांसफार्मर बंद कर दो तो पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ जाएगी, पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी बंद पड़ जाएगी, कोई शक नहीं है इसमें। हर जगह ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतनी इसलिए जरूरत पड़े हमको ट्रांसफार्मर्स की। ठीक है, तो आई होप आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि ट्रांसफार्मर जरूरी क्यों है। वैसे आप देख सकते हो उसमें क्या है, सेफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसमिट करने के लिए। सेफ यूज एट होम, घरों में हम यूज करते हैं बिजली 220 वोल्ट, कई बार फोन में चार्ज करते हैं 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 11 वोल्ट पे, तो वहां पे हमको क्या वोल्टेज कम करना है, सेफली यूज करना है पावर स्टेबलाइजर के अंदर। और तीसरा एफिशिएंट मशीन्स, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो मशीन्स है डिजायर्ड वोल्टेज पे अच्छी परफॉर्मेंस देती है, बजाय किसके, जैसे कि आपका एसी है, अगर एसी के अंदर जो पावर सप्लाई आप दे रहे हो अगर वो अनस्टेबल हुई तो क्या होगा, आपका एसी खराब हो जाएगा और अच्छे से, और बहुत ज्यादा बिजली खाएगा। तो इसलिए हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं ताकि उसको अच्छे से एक तो प्रॉपर करंट वोल्टेज मिले और दूसरे एफिशिएंटली काम भी करे, हमारे बिल कम आए। तो वो भी ट्रांसफार्मर की वजह से होता है। चलिए अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर काम करता कैसे है, ये जादू है, ये होके से रहा है। देखिए ट्रांसफार्मर एक बहुत ही सिंपल सिद्धांत पे काम करता है जिसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे काम करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम बोल देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं हम प्रेरण या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। इन पे काम करता है, किस पे, इसके नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ या फिर म्यूचुअल इंडक्शन या फिर कहें तो सेपरेट या स्वैपेरेंट्स को बोलते हैं। इस पे काम करता है आपका ट्रांसफार्मर। अभी होता क्या है, देखिए आपकी जो थे फैराडे सर, ठीक है, सर माइकल फैराडे, उन्होंने एक लॉ दिया था अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल ऑफ सर्किट चेंजेस एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल। मतलब कि क्या है, आपकी कोई कॉइल है या कोई वायर है, कोई कंडक्टर रखा हुआ, मान लो ये कंडक्टर यहाँ पे ये ऐसे रखा हुआ है, ओके। अब इसके पास एक कोई मैग्नेट रखी थी या कुछ भी था, इसमें से क्या है थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो हो रहा है, मतलब इससे इसके थ्रू एक मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, ठीक है। दोनों शांति से रखे हुए, मैग्नेटिक फ्लक्स भी अपनी एक एग्जैक्टली उस पर जा रहा है पाथ पे, और आपका कंडक्टर भी रखा हुआ है। अब आपने क्या है, जैसे कि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, लेकिन इन भाई साहब को चेंज पसंद नहीं है। इनको क्या है, इनको चेंज पसंद नहीं है। अगर आप इस वायर से गुजरने वाले इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करोगे, चेंज करना बोले तो अगर आपने इस फ्लक्स की वैल्यू बढ़ा दी, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू कम कर दी, या फिर इसकी डायरेक्शन, अभी ये इधर से इधर फ्लो कर रहा है, आपने चेंज कर दी, कुछ भी छेड़छाड़ करी, या तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ा दी या घटा दी या फिर चेंज कर दी, किसकी, लिंक्ड फ्लक्स की, क्यों जो उससे जुड़ा हुआ है, जिसके पास जा रहा है, भाई वायर यहां रखा है, इस फ्लक्स इस वाले फ्लक्स लाइन से इसको क्या लेना देना, जो फ्लक्स इससे होकर गुजर रहा है उसको हम बोलते क्या, लिंकेज फ्लक्स
या फिर लिंक्ड फ्लक्स। ठीक है, अगर आपने इसमें चेंज किया तो क्या होगा, तो ये भाई साहब शांत नहीं बैठेंगे, तो इनके अंदर का खून खोलेगा, मतलब कि इनके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन से फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, और आपको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगा, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, EMF। इसी को हम वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने किसी वायर के में फ्लक्स के साथ उंगली करी तो क्या करेगा ये भाई साहब, आपको एक ईएमएफ प्रोवाइड कर देंगे, ईएमएफ भेज देंगे आपके पास। ठीक है, इनके अंदर क्या ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये सिद्धांत है किसका, इसको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्शन। तो इस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका क्या, ट्रांसफॉर्मर सिंपली। अब देखते हैं कि आपका ट्रांसफॉर्मर एक्चुअली वर्क करता कैसे है। वो तो हमने देख लिया कि सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे कि आपने मोटर है वो लॉरेंज लॉ पे काम करती है, आपकी जनरेटर है वो फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, आपकी इंडक्शन मोटर है वो फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पे काम करती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर उसी पे वर्क करता है। तो देखते हैं कि अब ये चीज एक्चुअली है क्या है। आप इंडक्शन मोटर देखिए आपने, अभी जैसे पहले हमने वीडियो बनाई है उसमें पूरी थ्योरी बताई थी कि इंडक्शन मोटर क्या होती है, किस तरह काम करती है। ठीक है, देखी थी ना वो वीडियो, नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये इसका थंबनेल है यहाँ पे। ओके, तो अपन देख रहे थे कि इंडक्शन मोटर भी इसी सिद्धांत पर काम करती है और फिर ट्रांसफॉर्मर सिद्धांत पर काम करता है। कभी ट्रांसफॉर्मर को तो हमने घूमते हुए देखा नहीं, ना ही अपने इंडक्शन मोटर को वोल्टेज बढ़ाते घटाते हुए देखा। तो ये सेम प्रिंसिपल में काम करके सर है भाई साहब। तो देखिए पहले समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर होता क्या है। ट्रांसफॉर्मर इज लाइक आपका, थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे को। देखिए अब देखिए, ये होता है आपका सिंपल कंस्ट्रक्शन किसका, ट्रांसफॉर्मर का। इसमें क्या होता है, आपकी एक कोर होती है, मेटल की बनी हुई कोर होती है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है बाद में समझेंगे, लेकिन आपकी क्या है, मेटल की कोर होती है। इसके ऊपर हम क्या एक साइड में एक वाइंडिंग करते हैं जिसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, एक वाइंडिंग और करते हैं दूसरी साइड में जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। समझे, कितनी, दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, दो वाइंडिंग करी हमने। अब क्या करेंगे, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है एक सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में हम क्या करेंगे, सोर्स कनेक्ट करेंगे। सोर्स मतलब इसमें एसी करंट हम देंगे। एसी करंट देने से क्या होगा, अब आपका एसी करंट दिया है आपने, अल्टरनेटिंग करंट है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, किसके अंदर, इस कॉइल के अंदर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, ये भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। जब आपकी एसी करंट पीक पे होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी पीक पे बनेगा, जब आपके एसी करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, नेगेटिव जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ऐसे करके अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। कैसा फ्लक्स बनेगा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा आपका। ये जो है क्या, ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। अब जब क्या होगा, ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इस कोर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, किसके थ्रू, इस कोर के थ्रू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसमिट होता है। कहां पे, सेकेंडरी वाइंडिंग पे पहुंचा। अब क्या हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग से फ्लक्स गुजर रहा है, गुजर रहा है, गुजर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग से गुजरने वाले फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बार बार। आपने सप्लाई दी एसी, ऐसी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कैसा मिला आपको, एग्जैक्टली सेम। जब आपका ये करंट पीक पे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी पीक पे, इसकी डायरेक्शन चेंज तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज। यहां क्या हो रहा है, यहां पहुंच गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब इसको क्या करेगा, कट करेगा बार बार, किसको, वाइंडिंग को, बार बार बढ़ रहा है घट रहा है चेंज हो रहा है, तो आपकी वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल के हिसाब से क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा,
और उस ईएमएफ की भी डायरेक्शन कैसी होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगी। एग्जैक्टली मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो ये भी घटेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में डायरेक्शन चेंज करी तो इसने डायरेक्शन चेंज कर रही, तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्टली सेम फ्रिक्वेंसी पे जो यहाँ पे आपने एसी करंट दिया था वही एसी करंट आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगा। इस तरह काम करता है आपका क्या ट्रांसफार्मर। रिवाइज करो एक बार, यही सप्लाई दी, अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेटिव करंट दिया, अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स मिला, अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसमिट होकर उधर गया। अब इस अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स ने क्या किया, वाइंडिंग को कट किया तो आपको अल्टरनेटिंग करंट मिल गया एट द सेम फ्रीक्वेंसी। यही होता है आपके ट्रांसफार्मर के काम करने का वर्किंग प्रिंसिपल। इस तरह काम करता है आपका क्या ट्रांसफार्मर। ऐसा समझ में, आगे पढ़ लेना। देखो इस तरह क्या हो रहा है, देखो आपने एसी करंट दिया, अब क्योंकि एसी करंट बार बार चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इसको बार बार कट कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कट रहा है बार बार, मतलब कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स से कट रही है, इसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो अब ये क्या है, ये कॉइल एक ईएमएफ जनरेट करेगी, सॉरी इंड्यूस्ड होगा इसके अंदर, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिट होगा, आपका बल्ब जल जाएगा। ये होता है आपका ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही मस्त है, ये समझ में आ गया तो पूरा ट्रांसफार्मर समझ में आ गया आपको एक बार में, शुरू से लेकर एंड तक किस्सा खत्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, ट्रांसफार्मर बहुत जगह पे काम आते हैं, आपने देखा है, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन में काम आते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम आते हैं, बिजली बना के भेजने में, बिजली को आगे बांटने में काम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम आते हैं, आपके जितने भी चार्जर चल रहे हैं, चार्जर हैं, टीवी हैं, ये कंप्यूटर वगैरह, इन सबको क्या बहुत ही कम वोल्टेज चाहिए होता है, 12 वोल्ट के आसपास चलते हैं सारे सारे, 3 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट के बीच में चलते हैं। ठीक है, पर हमारे हम उनको सप्लाई कितनी देते हैं, 220 वोल्ट एसी, और ये कितने चलते हैं, ऑलमोस्ट 12 वोल्ट डीसी पे। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ट्रांसफार्मर हेल्प से। एसी से डीसी कैसे हो रहा है, रेक्टिफायर की हेल्प से। रेक्टिफायर कभी और समझेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इंडस्ट्रियल यूज सारी चीजें चल रही हैं, आपको पता है, मोटर वगैरह इन पे बेस्ड है। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, आपके जितने भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि आपके मीटर, वोल्ट मीटर वगैरह वगैरह, इस सब के सब में रेगुलेटरी सप्लाई देने का काम ये करता है। वेल्डिंग मशीन, आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है, बेसिकली आपके क्या है, एक टाइप का ट्रांसफार्मर होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, उसमें सेम दोनों वाइंडिंग सेम होती है, ना तो वोल्टेज बढ़ाते हैं ना घटाते हैं, बट क्या है, हम अभी क्या है, एक सर्किट आया यहाँ वाइंडिंग में लग गया, अब इसने सप्लाई दूसरे सर्किट में सेंड कर दी, कोई वोल्टेज चेंज नहीं, कोई करंट चेंज नहीं। परंतु अगर कभी आपका ये सर्किट खराब होता है, इसमें शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ भी होता है, तो आपका ये वाला सर्किट सेफ है, क्योंकि दोनों के पीछे कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, अपने सेफ्टी के लिए यूज होता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर के टाइप्स। देखिए मैं वही एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि इंसान कितने टाइप के होते हैं, तो आप कुछ लोग, अगर आपके 50 के लोग भीड़ में मैं बोलूं, तो कोई कहेगा अच्छे होते, कोई कहेगा बुरे होते, कोई कहेगा मेल होते, कोई कहेगा फीमेल होते हैं। ठीक है, कोई काले बोलेगा, कोई गोरे बोलेगा, कोई 2 हाथ पैर बोलेगा, कोई 4 हाथ पैर के, मतलब सब अलग अलग। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान जो होते हैं वो साइज के बेस पे कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे सर 3-4 टाइप के होते हैं। जैसे कि पहले तो होते हैं जो बौने रह जाते हैं, ठीक है, एक होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं, जैसे कि अपने खली भाई साहब साहब, ठीक है, दूसरे अपने मीडियम हाइट की, जैसे कि मेरी हाइट है, ठीक है, 5'8" समथिंग, तो इस हाइट के होते हैं। तो हमको जरूरी होता है किसी भी चीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जरूरी होता है एक बेसिक, बी स्पेसिफिक, वी हैव टू बी स्पेसिफिक टू डिस्क्राइब दिस थिंग्स और डिफरेंशिएट दिस थिंग्स। ओके, तो ऐसे आपको ट्रांसफार्मर को अगर आप बांटते हो, ट्रांसफार्मर के टाइप्स देखते हो, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप किस बेस पे बात कर रहे हो, किस बेस पे बात कर रहे हो। लाइक ट्रांसफार्मर हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन द डिफरेंट बेसिस। जैसे कि अगर आप बात करो फंक्शन के बेस पे, काम के बेस पे, किस तरह काम कर रहा है, तो आपके 3 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। हाँ, पहला आपका होता है स्टेप अप, वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, या फिर करंट को डिक्रीज करने का काम करता है। लिसन मी केयरफुली, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज, और करंट को डिक्रीज करने का काम करता है, दोनों काम करता है ये। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को डिक्रीज या फिर पोटेंशियल करंट को इंक्रीज करने का काम करता है। आइसोलेशन सेफ्टी का काम करता है, बता दिया। ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है इसके, ये 3 इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स है इसके, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ठीक है, आइसोलेशन।
कंस्ट्रक्शन बेस पे देखोगे तो दो टाइप होते हैं, कोर टाइप, शेल टाइप, वो अभी देखेंगे क्या होते हैं। बेस्ड ऑन द सप्लाई सिंगल फेज, थ्री फेज, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट प्रोटेक्शन सीटी पीटी होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बेस पे देखोगे आप तो देखो दो टाइप की कोर बनाते हैं हम इसकी। एक कोर तो आपने देखी जिसके अंदर क्या है, हमने एक कोर बनाई थी, एक वाइंडिंग यहाँ पे कर दी, दूसरी वाइंडिंग इस जगह कर दी, इसको हम बोलते हैं शेल टाइप। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, इसको हम बोलते हैं, सॉरी 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 सॉरी, इसको हम बोलते हैं कोर टाइप। क्या बोलते हैं इसको, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। इसके अंदर क्या होती है, आपकी दो लिम्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम बोलते हैं लिम्स। ठीक है, इसके अंदर दो लिम्ब होती हैं और आपको एक मैग्नेटिक सर्किट मिलता है। क्या मिलता है, आप देखोगे तो ऐसे करके ये एक मैग्नेटिक सर्किट मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आपको दो लिम्स होती हैं इसमें और एक क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट। ऐसे आपका क्या होता है फिर दूसरा, ये तो हो गया आपका कौन सा, कोर टाइप। अब एक और टाइप आता है आपका जिसको हम बोलते हैं क्या, शेल टाइप। क्या होता है दूसरा, शेल टाइप। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा यूज यही होता है। शेल टाइप में क्या होता है आपका, ठीक है ये लिया, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, तीन लिम्स बनाएंगे। कितनी, इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, आपकी प्राइमरी बाइंडिंग भी इसी पे होती है एंड देन सेकेंडरी बाइंडिंग भी जो होती है इसी के ऊपर करते हैं हम। तो ये आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई और ये आपकी प्राइमरी बाइंडिंग हो गई। तो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाइंडिंग किस पे करते हैं, इसी एक लिम्ब पे करते हैं जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मेन लिम्ब। तीन लिम्स होती है इसमें, एक दो तीन। अगर आप बात करोगे मैग्नेटिक सर्किट की तो इसके अंदर तीन मैग्नेटिक सर्किट होते हैं, दो सॉरी दो मैग्नेटिक सर्किट होते हैं। एक तो मैग्नेटिक सर्किट आपको ये मिलता है, ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक सर्किट आपका यहां से ये होता है। तो आपके शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर दो तीन लिम्स मिलती हैं और दो मैग्नेटिक सर्किट मिलते हैं आपको, इसको हम बोलते हैं शेल टाइप। मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा जो होता है वो हम यही यूज करते हैं, कौन सा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा यूज होता है आपका। सेल टाइप ट्रांसफार्मर सबसे ज्यादा यूज होता है, कहीं भी चले जाओ। कोर टाइप ट्रांसफार्मर का हम बहुत ही कम यूज करते हैं और किसी स्पेसिफिक जगह पे यूज करते हैं, क्योंकि कोर टाइप ट्रांसफार्मर की क्योंकि एक ही मैग्नेटिक सर्किट है तो एफिशिएंसी बहुत कम होती है। ठीक है, इसमें जो लीकेज फ्लक्स है वो बहुत ज्यादा होता है, इसमें कम होता है लीकेज फ्लक्स। देखते हैं क्या होता है लीकेज फ्लक्स, मतलब ऐसा फ्लक्स जो हमने बनाया सही लेकिन हमारे काम नहीं आया। सिंगल फेज, थ्री फेज, अगर एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तीन प्राइमरी वाइंडिंग और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग है थ्री फेज सप्लाई के लिए तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सीटीपीटी क्या होते हैं आपके, देखो एक तो होता है आपका करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक सर्कुलर रिंग, आप एक काम करो कॉइल बनाओ, ठीक है, एक कॉइल बनाई आपने। अब हम क्या करते हैं, इस कॉइल को, इस कॉइल के अंदर से एक वायर ट्रांसमिट करते हैं, इस कॉइल के अंदर से एक वायर फ्लो कराते हैं। अब देखिए जरूरत क्या पड़ेगी इस चीज की, अपनी जो हाई टेंशन लाइन होती है जिनका वोल्टेज कितना है, 5,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्टेज, ठीक है। अब इनके अंदर कितना करंट जा रहा है हमको ये भी तो मेजर करना है। क्या, करंट मेजर करना है। आपकी 220 वोल्ट की लाइन में तो आप आराम से वायर काटा, दोनों में एमीटर लगाया, आपने मेजर कर लिया कि कितना करंट जा रहा है। थॉट अबाउट दैट लाइंस, जब आपकी वोल्टेज कितना है, 11,000 वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज, जहां पे आपने अगर वायर कट भी किया, वायर कट करके आप अगर उसको अलग भी करोगे तो भी आर्क बनता है। तो वहां पे आप बार बार कैसे करंट मेजर करोगे इतने ज्यादा हाई वोल्टेज पे, तब आपकी, और दूसरी बात वहां पे करंट भी कम नहीं होता, 5,000 एम्पियर 10,000 एम्पियर तक करंट पहुंचता है। तो उस जगह पे
हमारा जो है इतने पावरफुल टूल अपने पास नहीं है कि हम इतने आसानी से मेजर कर पाए, और दूसरी बात वो सेफ्टी के लिए भी सही नहीं होता, सेफ्टी वाइज भी ठीक नहीं होता वो। तो हम क्या करते हैं, तब हमने हमने एक आइडिया निकाला कि हम क्या करते हैं, इस वायर के सराउंडिंग में एक कॉइल लगा देते हैं। ये एक आपकी क्या है, मेन एचटी लाइन है, ठीक है। अब इस वायर के सराउंडिंग में क्या करते हैं, कॉइल लगा देते हैं हम, इसको हम बोलते हैं सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। अब इसमें क्या होता है, आपकी हाई टेंशन लाइन है, उसमें वोल्टेज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक एरिया बनाएगा, मैग्नेटिक सर्किट बनाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ना उसके आसपास। अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इसको कट करेगा, किसको, इस कॉइल को, और इस कॉइल के अंदर भी क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो परंतु क्या होगा, इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा था, 10,000 वोल्ट एम्पियर लेट सपोज। तो ये इतनी बड़ी कॉइल तो है नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसमें से कंपेयर में कुछ बहुत कम लेकिन एग्जैक्ट रेशियो में वो होगा करंट फ्लो। जैसे कि लेट सपोज इसमें कितना हो रहा है, 10 एम्पियर। तो हम दोनों का रेशियो कितना निकल के आया, 100:1। तो मतलब अगर आपकी सीटी के अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि आपकी जो मेन लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो वायर है, इसके अंदर कितना है, 200 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा जुगाड़ लगाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, हाई टेंशन लाइंस के अंदर करंट को, वोल्टेज को मेजर कर सकें। इसको हम बोलते हैं सीटी, क्या बोलते हैं, सीटी, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखना कभी ब्लैक कलर की है, किसी मोटी सी चूड़ी सी मिलेगी आपको, सर्कुलर रिंग सी, इसके अंदर से 2 वायर निकल रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं सीटी, ठीक है। पीटी आप समझ गए होंगे आगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप आता है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है, वो तो हो गए अपने। खैर अब आते हैं मेन चीज जो हम अब बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के। आपका ट्रांसफार्मर होता है, उसके मेन पार्ट्स होते कौन से हैं, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इस सॉरी कैसे काम करता है हमने देख लिया, बनता कैसे है, कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं इसके, और कौन से पार्ट का क्या काम होता है, ठीक है। मतलब हमने देखा कि काम करने के लिए सिर्फ कोर चाहिए, कोर और 2 वाइंडिंग, काम हो गया। लेकिन हमारा जब ट्रांसफार्मर को देखते हैं तो क्या इतनी सारी चीजें लगी होती है उसके ऊपर, तो ऊपर सिलेंडर, नीचे इतना बड़ा डब्बा, इधर उधर सारी चीजें, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं। अब इन सबका काम क्या है, इन सब चीजों का काम क्या है, किस लिए यूज होती हैं, क्या क्या काम है। तो हम बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स की। ये ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं अपने, जो किसका क्या काम होता है, किस लिए लगाए जाते हैं, और उस अगर वो ना हो तो आपके ट्रांसफार्मर के में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखिए ज्यादा जितने भी पार्ट्स आपके ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए लगाए जाते हैं, वो तो उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। इफिशियंसी बढ़ाना मतलब आपके ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत सारे लॉसेस होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से हीट जनरेट होती है। अब उस हीट को मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो आपका ट्रांसफार्मर मेल्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, फट सकता है। तो ये जितने ज्यादा पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा लगाए जाते हैं उस लॉस, या तो उन लॉसेस को कम करने के लिए या फिर उस हीट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो अपना मेन टैंक, ठीक है, अपनी कोर हम ऐसे ही बना सकते थे, लेकिन मेन टैंक हमने लगाया। ये क्या होता है, एक डिब्बा होता है ऐसा, ठीक है। इस डिब्बे के अंदर क्या है, आपकी जो कोर है उसको हम डीप डाउन करके रखते हैं, किसके अंदर, ये मेन टैंक, इसके अंदर आपकी कोर प्रॉपरली क्या होती है, डीप डाउन होकर रखी रहती है। इसके अंदर भरा होता है आपका ऑयल, इसके अंदर क्या है, ऑयल भरा होता है। कौन सा ऑयल, इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक ऑयल, ऑयल बोलते हैं। हिंदी में इसको हम खनिज तेल भी बोल देते हैं, खनिज तेल, ठीक है। ये क्या करता है, ये ऑयल दो टाइप का काम करता है आपका। पहले तो मेन टैंक का फंक्शन, मेन टैंक आपकी कोर को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोर जो है मैकेनिकली उसमें कसी रहती है, किसके अंदर, टैंक के अंदर। दूसरा फायदा, मेन टैंक आपकी कोर को बाहरी एनवायरमेंटल धूप, धूल, पानी, इन मॉइस्चर वगैरह इन सबसे बचाता है, ठीक है। अब ऑयल का देखो फंक्शन क्या है। ऑयल जो होता है वो भरा जाता है, क्यों, क्योंकि पहली बात तो कूल करता है, आपकी जितनी भी हीट जनरेट होती है उसको इवनली स्प्रेड करता है और आपके ट्रांसफार्मर को कूल रखता है। दूसरा काम जो होता है ऑयल का, वो आपको क्या करता है, ये
इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इसको इंसुलेटिंग ऑयल भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, वैसे इंसुलेटर होता है प्रॉपर्टी में, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका दो टाइप का काम करता है इंसुलेटिंग ऑयल, आपका इंसुलेशन मीडियम और दूसरा कूलिंग का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मेन टैंक। चलो मेन टैंक को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब मेन टैंक के ऊपर आपके क्या होता है, एक और टैंक होता है सिलेंड्रिकल शेप का, आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरह का शेप का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉरी एक्सक्यूज मी, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, ये आपके मेन टैंक से डायरेक्टली क्या होता है, जुड़ा रहता है। अब इसका फंक्शन क्या है, देखिए आपके कंजर्वेटर टैंक में क्या है, आधे लेवल तक ऑयल भरा रहता है। यहाँ पे इसका ऑयल गेज होता है ये। ठीक है, ऐसे करके इसमें क्या है, आधी लेवल तक या फिर यहाँ तक आपका ऑयल 70% तक ऑयल भरा रहता है इसके अंदर। अब इसका फायदा क्या है, पहला फायदा ये है कि जब भी आपका ऑयल अगर इसमें से कम होता है, मेन टैंक किस तरह लीक करता है, कुछ भी होता है, मेन टैंक में हमेशा पूरा ऑयल भरा रहेगा। क्यों, क्योंकि जैसे इसमें ऑयल कहीं से निकलता है, कम होता है, तो कंजर्वेटिव टैंक में से ऑयल इसमें आ जाता है अपने आप ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, पहला फंक्शन। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है कंजर्वेटिव टैंक का, वो ये होता है कि देखिए जब आपका ट्रांसफार्मर चलता है तो हीट होता है, हीट होता है तो क्या होता है, आपका जो ऑयल है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब आपका ऑयल भी गर्म हो रहा है और हमको पता है चीजें गर्म होने के बाद क्या होती है, एक्सपेंड होती है। क्या होती है, आपका जो ऑयल है वो एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। अब अगर आपका टैंक ये क्लोज होता है, यहां से ये जो आपका टैंक है मेन टैंक वो क्लोज होता, तो क्या होता, आपकी जो ऑयल है वो उसके अंदर भरा हुआ प्रॉपरली, आपका टैंक बिल्कुल सील कर दिया हमने। अब अगर आपका टैंक ये ऑयल जो है एक्सपेंड करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, किसका, ऑयल का वॉल्यूम बढ़ेगा, और आपका टैंक का वॉल्यूम फिक्स है तो ये आपका टैंक फट जाएगा। क्या होगा, टैंक फट जाएगा। तो इस टैंक को फटने से बचाने के लिए आपके एक्सपेंडेड ऑयल को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या है, कंजर्वेटिव टैंक लगाते हैं। आपका जैसे ये ऑयल एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, यहां से ऊपर मूव करेगा, और ऊपर मूव करके यहाँ पे खाली स्पेस है, इस जगह पे ये एक्सपेंड हो जाएगा ऊपर। यहां तक था इसका लेवल। ठीक है, अगर ट्रांसफर बहुत हीट हो गया तो यहां तक पहुंच जाएगा बस। ठीक है, तो दूसरा कंजर्वेटिव टैंक का काम होता है कि आपके एक्सपेंडेड ऑयल को स्पेस प्रोवाइड कराता है, क्या, आपका कंजर्वेटर टैंक। दूसरा, ठीक है, दूसरा काम क्या था, पहला काम क्या था इसका, ये आपके मेन टैंक को एक्सेसिव ऑयल की सप्लाई देता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंजर्वेटर टैंक हो गया। अब देखिए कंजर्वेटर टैंक में आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, यहां से ऐसे करके एक पाइप निकली होती है, और इस पाइप में आगे जाके एक ऐसा डिब्बा लगा होता है। ठीक है, इस तरह का एक बॉक्स लगा होता है आगे पाइप में से। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या होता है भाई, ब्रीदर, ब्रीथ का मतलब क्या होता है, सांस लेना। क्या, सांस लेना, ऐसे इनहेल करना, तो इसका नाम है ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या होगा, वही चीज सेम, सांस लेना। बेसिकली क्या होता है, जब आपके कंजर्वेटिव टैंक के अंदर स्पेस कम होता है, मतलब कि ऑयल एक्सपेंड हुआ, ऑयल ऊपर गया, भर गया, तो इसके अंदर जो एयर थी वो क्या होगी, यहां से बाहर निकल जाएगी, इस ब्रीदर के थ्रू पाइप से होके बाहर निकल जाएगी। भाई अगर हवाई बाहर नहीं निकलेगी, इसके अंदर भरी हुई हवा बाहर निकलेगी, तो जगह खाली कहां से होगी ऑयल के लिए। तो बात तो वही सेम रही, ऊपर भी भर जाएगा, ऊपर भी मतलब मतलब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा, फट सकता है, तो हवा निकालने की जरूरी है। आपने भी देखा होगा, भगवान न करे आपने कभी देख, आपको कभी अगर ड्रिप छड़ी हो, वो जो बॉटल होती है छड़ती है, तो क्या करते हैं, आपके ब्लड में मतलब आपकी नस में लगाए थे उसकी नली, बट स्टिल उनको क्या ऊपर होल करने पड़ते हैं उसके उसमें इंजेक्शन से, ताकि आपकी क्या है, एयर उसके अंदर फील हो सके जब आपका लिक्विड नीचे निकले, आया ना। तो ऐसे इसमें एयर बाहर निकलने के लिए हम क्या छोड़ते हैं, जगह। अब इस ब्रीदर का काम आता है इस जगह पे, निकलते टाइम नहीं, जब आपका ऑयल ठंडा होगा, ट्रांसफर का टेम्परेचर कम हुआ, ऑयल ठंडा हो गया, तब ऑयल वापस कंप्रेस होगा, नीचे आएगा। अब जब ये नीचे आएगा तब ये वापस अंदर हवा खींचेगा,
खींचेगा हवा अंदर। अब उस टाइम पे बात आती है, जब ये हवा अंदर खींचेगा तो अब बाहर के एटमॉस्फेयर में क्या है, आपकी डस्ट पार्टिकल्स हैं, आपका मॉइस्चर है और अदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अदर एलिमेंट लाइक गैसेस हैं और आपके मेटलिक पार्ट्स हैं, कुछ भी, ठीक है, बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं। और कुछ गैसेस होती हैं, अगर कोई वैसे एरिया है तो सर्दियां होंगी, बहुत ज्यादा मॉइस्चर मिलेगा बारिश सर्दियों के टाइम पे। तो जब ये इनहेल करेगा वापस, ये कंप्रेस होगा अंदर, जब हवा खींचेगा तो इसमें क्या है, ये सारे पार्टिकल जाने का खतरा रहता है कि आपका मॉइस्चर, आपकी डस्ट इसके अंदर चली जाएगी ट्रांसफार्मर के अंदर। और फिर क्या होगा, जाएगी कहाँ पे, ऑयल में मिल जाएगी। ऑयल कैसा आपका इंसुलेटिंग, मॉइस्चर कैसा होता है कंडक्टिंग, तो ये क्या करेगा, ऑयल को खराब कर देगा। दूसरा नुकसान, अगर डस्ट से ले गई तो क्या होगी, डस्ट ऑयल में जाके उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देगी, गाढ़ा हो जाएगा ऑयल आपका, तो इंसुलेटिंग नहीं कर, सॉरी कूलिंग नहीं कर पाएगा ढंग से। तो इनको जाने से अंदर रोकना है। तो आपका ब्रीदर एक तरह से फिल्टर का काम करता है, किसका, फिल्टर का। इसके यहां पे लगा होता है एक ऑयल कैप, ये ऑयल कैप है, ये डस्ट को जाने से रोकता है, मिट्टी को, ऑयल में मिट्टी चिपक जाती है। और इसमें अंदर भरा होता है, इसको हम बोलते हैं सिलिका जेल। क्या भरा होता है इसके अंदर, ये सिलिका जेल भरा होता है। ये आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अंदर क्या होता है, सिलिका जेल होता है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, पिंक कलर का होता है सिलिका जेल, ये आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब ये खराब हो जाता है तो ये स्काई ब्लू कलर का हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, ब्रीदर। इसके अलावा आपका बचता है बुशिंग्स। इस जगह पे आपने इस तरह के कुछ एलिमेंट्स देखे होंगे, ठीक है, ऐसे 3 एलिमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। पोर्सिलिन के, ये इनको पोर्सिलिन का बनाते हैं हम, किसका, पोर्सिलिन का। और इनका नाम होता, इनको हम बोलते हैं क्या, बुशिंग। क्या बोलते हैं इनको, बुशिंग बोलते हैं। किसके बने होते हैं ये, पोर्सिलिन के बने होते हैं। इनका काम क्या है, ये आपके कंडक्टर, मतलब बॉडी को इंसुलेटेड रखते हैं, किससे, कंडक्टर से। इन पे हम क्या कनेक्शन करते हैं, इन्हीं पे लाके 3 फेज वायर के कनेक्शन करते हैं इनपुट और आउटपुट में। यही आपके यहाँ पे वाइंडिंग के लिए सप्लाई सेंड करते हैं। लेकिन इन ये कंडक्टर बॉडी से दूर रखते हैं। मतलब कि मान लो ये आपकी बॉडी है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपके, ये इंसुलेटर क्या करता है, यहाँ पे तो कंडक्टर अंदर जा रहा है, लेकिन इसको बॉडी से बिल्कुल डिटैच रखता है। बॉडी में करंट नहीं आना चाहिए ट्रांसफार्मर की में, मेन टैंक से दूर रखता है। क्या आपके इंसुलेटर की तरह काम करते हैं क्या, ये पोर्सिलिन के बुशिंग्स। ब्रीदर हो गया। हाँ, अब इसके बाद समझ में आया, एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट आता है, इसको हम बोलते हैं क्या, बकोल्स रिले। बकोल्स, ये क्या काम करती है, ये आपके कंजर्वेटिव टैंक और मेन टैंक के बीच में लगी होती है। आपका जो कंजर्वेटिव टैंक था और मेन टैंक था ना, ये इन दोनों के पाइप के बीच में यहां लगी होती है आपके बकोल्स रिले। इसका काम क्या होता है, ये आपके ऑयल के अंदर बनने वाली गैसेस पे, जब आपका ऑयल गर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है ऑयल, ठीक है, हद से ज्यादा, तो क्या होगा, उसके अंदर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। और गैसेस मच मोर फास्टर स्पेंड करती हैं देन लिक्विड। तो क्या है, आपकी गैस बहुत जल्दी फैलेंगी, ट्रांसफर के अंदर गैस बने तो ट्रांसफर फटने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। तो उस केस में आपके अलार्म बजाने, ठीक है, अलार्म स्टार्ट करने का, या फिर अलार्म के अलावा आपके ट्रांसफार्मर को ऑटो शट डाउन करने का काम करती है ये बकोल रिले। इसके अंदर क्या होता है, 2 मर्क्यूरी स्विच होते हैं। मर्क्यूरी क्या होते हैं, स्विच होते हैं। ये मर्क्यूरी स्विच क्या करते हैं, आपके जैसे गैस प्रोड्यूस होती है तो पहले एक मर्क्यूरी स्विच ऑन होता है। इससे क्या होता है, आपके कंट्रोल पैनल के अंदर अलार्म से चालू हो जाता है कि हाँ आपके ट्रांसफार्मर के अंदर गैस बन रही है, ट्रांसफार्मर को शट डाउन करो। बाय एनी फेलियर, या फिर किसी ने ध्यान नहीं दिया और आपके ट्रांसफार्मर को हमने क्या किया, बंद नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर मान लो आपका अलार्म बंद काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, आपका दूसरा मर्क्यूरी स्विच भी थोड़ी देर बाद ऑन हो जाएगा। अब ये स्विच के पास पावर है कि ये आपके ट्रांसफार्मर को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर सकता है। क्या कर सकता है, ऑटोमेटिकली आपके ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देगा ये दूसरा मर्क्यूरी स्विच। तो बकोल रिले आपके ट्रांसफार्मर को फटने से बचाती है जब इसमें गैसेस प्रोड्यूस हो, ठीक है।
इसमें आई थिंक होगा, ये होती है आपकी बकोज रिले, इस तरह की दिखती है। इनपुट आउटपुट 2 मर्क्यूरी स्विच लगे होते हैं, ऑयल इसमें से ट्रांसफर होता है। जब भी ऑन होगी तो पहले में अलार्म स्विच होगा, दूसरे में ट्रिप हो जाएगा सर्किट, आपका सर्किट ही बंद। ठीक है, चलिए ये सारे पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के जो आपने देखे थे। इसके अलावा और भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये लगे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रेडिएटर। इनको हम रेडिएटर या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं कूलिंग पिंस बोलते हैं इनको हम। ऊपर बुशिंग लगी हुई है, ये थर्मोमीटर है। हाँ, इसके अलावा ये एक्चुअली इनमें क्या होता है, इनको बता देता हूँ। रेडिएटर या कूलिंग फिंस जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इनके अंदर जो आपका ऑयल होता है, क्या है, इनके अंदर आपका जो गर्म ऑयल है वो सर्कुलेट करता है। आपका पता है गर्म चीज जो होती है वो ऊपर जाती है, तो ये क्या होता है, इन प्लेट्स के अंदर बहुत छोटे छोटे पाइप्स के थ्रू ऐसे, इन पाइप्स के थ्रू क्या है, आपका जो ऑयल है इनमें से फ्लो करता है। अब क्योंकि क्या है, इसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, तो ये एयर के कांटेक्ट में आएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। एग्जांपल के समझो, आपने क्या किया है, पानी गर्म किया, ठीक है। अब पानी गर्म कर, मान लो चाय का कप है। अब कप में क्या है, चाय बहुत देर तक गर्म रहती है ना। अब क्या करते हैं, आपको चाय जल्दी पीनी है तो क्या करते हो, कटोरी ले आते हो, ठीक है। भाई कटोरी लग दे तो कटोरी में जल्दी चाय ठंडी हो जाएगी। तो क्या होगा, कटोरी में क्यों ठंडी हो गई, थाली में डाल दो और जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आपकी कटोरी का या फिर आपकी चाय का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ चुका है। पहले इतने से कप में थी, ऊपर का सरफेस एरिया आ रहा था बस एयर के कांटेक्ट में। अब कटोरी में रख दी तो इतना बड़ा सरफेस एरिया बन गया, किसका, चाय का। अब इतना बड़ा सरफेस एरिया किसके कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के में हीट ट्रांसफर हो रही है। थाली में कर दिया तो इतना बड़ा एरिया आ रहा है, तो अब इतनी ज्यादा जगह पे एयर जो है वो हीट ट्रांसफर कर रही है, तो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ऐसे आपका क्या है, हम इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ऑयल का, तो अब आपका ऑयल बहुत जल्दी ठंडा होता है। अगर बड़े ट्रांसफॉर्मर है तो इनके आसपास आपको पंखे भी देखने को मिलेंगे, इन पे लगे हुए जो पंखे इनको और जल्दी ठंडा करते हैं। इसके अलावा ये होता है एक्सप्लोजन वाल्व, ऊपर जो लगा होता है, एक्सप्लोजन वेंट बोलते हैं इसको। अगर किसी भी कंडीशन में आपका ट्रांसफॉर्मर के कोई भी, ना तो आपका कंजर्वेटर ब्रीदर ढंग से काम कर रहा, ना ही आपका बकोज रिले ढंग से काम कर रही, और भी कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो फटने से बचाते हैं, अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा तो एक सर्टेन प्रेशर पे जाके, प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो एक सर्टेन प्रेशर पे जाके आपका जो एक्सप्लोजन वाल्व वेंट है ये ओपन हो जाता है। और एक्सप्लोजन वेंट ओपन होने पे आपका सारा का सारा ऑयल जो है, गर्म ऑयल, वो ट्रांसफॉर्मर से बाहर निकल जाता है। जैसे कि आप जैसे उल्टी करते हो, ठीक है, वॉमिट होती है आपको, ऐसे आपका ट्रांसफॉर्मर क्या है, उस पूरे पूरे ऑयल को वॉमिट करके बाहर निकाल देता है। इससे क्या है, क्योंकि अगर आपका ट्रांसफॉर्मर फटा तो बहुत ज्यादा बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है, ठीक है। बहुत आसपास के लोग अगर लोग हुए तो बिल्कुल राम नाम सत्य हो जाएगा उनका, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मर टाइम बम के बराबर ही जोर से फटता है, तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, लास्ट आपका काम आता है एक्सप्लोजन वाल्व, एक्सप्लोजन वेंट, जो आपके पूरे के पूरे ऑयल को बाहर निकाल देता है। बहुत ही लास्ट कंडीशन, बिल्कुल लास्ट कंडीशन पे कि हाँ अब कुछ काम नहीं कर रहा, तो ये मेन पार्ट होते हैं आपके ट्रांसफॉर्मर के, जो काम आते हैं बेसिकली हीट को मेंटेन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपकी अगली जो टर्म आती है इसको हम बोलते हैं ईएमएफ इक्वेशन। आपके ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या बनता है, ईएमएफ बनता है, ठीक है। अब हमने बोल दिया कि सर ट्रांसफॉर्मर के अंदर ईएमएफ बन रहा है, कोई किसी इंसान ने पूछ लिया आपसे कितना ईएमएफ बन रहा है, तो उस टाइम पे आपके फैराडे सर का सेकंड लॉ आया था, जिसने बोला था कि जो बनने वाला ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लक्स चेंज की रेट के, द रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर आप जब इसको आगे वो करते हो तो प्रोपोर्शनलिटी वो हटा के आपका डी फाइव बाई डी टी आता है। फाइव को आप फाइव एम साइन फाइव स्क्वायर टू फाइव एम साइन ओमेगा टी टी से रिप्लेस कर लेते हो, एंड सो ऑन करके आपकी लास्ट में जो ईएमएफ इक्वेशन बनती है, आप पढ़ लेना, कोई बहुत इट्स नॉट बिग डील, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ लेना, ठीक है। आपकी ईएमएफ इक्वेशन की डेरिवेशन आएगी, इसको जरूर याद रखना कि ट्रांसफॉर्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन है वो होता है 4.44 एफ 5 एम एन। अब यहाँ पे क्या है, एन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये 4.44 आपके क्या कांस्टेंट है, एफ इज टू, ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी, किसमें, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। उसके बाद आपका
फाई एम, ये क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स। इसके अलावा आपका एन, ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन वाइंडिंग। ठीक है, ये तीन चीजें होती है। 4.4 कांस्टेंट है। अगर आप किन्हीं दो वाइंडिंग के बीच में वो निकालोगे रेशियो, ठीक है, ईएमएफ का रेशियो, तो वो आपका क्या, सब चीज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, आपको मिलेगा E1 बाय E2। E1 का ईएमएफ, ये E2 का ईएमएफ, इसको टू N1 बाय N2 इसको टू I2 बाय I1। ठीक है, E1 इसको हम बोलते हैं, एक सेकेंड, एक चीज रह गई इसमें, इसको टू के, इसको टू के। अब इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेशियो। ये आपके हर एक, ये मान लो ऑलमोस्ट सारी की सारी इक्वेशंस में, सॉरी न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है। ठीक है, जब दोनों को डिवाइड करते हो तो ये मिलता है आपको E1 बाई E2 का रेशियो इसको टू होता है आपके डायरेक्टली इक्वल होता है N1 बाई N2 का रेशियो। मतलब कि आपकी वाइंडिंग का जो टर्न रेशियो है वो आपकी ईएमएफ के रेशियो के एग्जैक्टली इक्वल होता है, और आपकी जो करंट का जो टर्न रेशियो, करंट का जो रेशियो है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर आपका ईएमएफ बढ़ रहा है तो आपका करंट घट जाएगा। I2 बाई I1 है, I2 बाई I1 है, E1 बाई E2, N1 बाई N2, I2 बाई I1 इसका टू हम मान लेते हैं एक कांस्टेंट के। अब एक के ही डिसाइड करता है कि आपका ट्रांसफॉर्मर कौन से टाइप का है, स्टेप अप है, स्टेप डाउन है, या फिर आइसोलेशन है। अगर आपका के इज ग्रेटर देन 1 है, क्या है, के बड़ा है 1 से, तो आपका कौन सा ट्रांसफर होगा, के बड़ा है तो E1 ज्यादा होगा, E2 कम होगा, तभी तो के आपका मोर देन 1 आएगा। तो आपका क्या, ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, आपकी प्राइमरी करंट, प्राइमरी के अंदर टर्न ज्यादा होंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर टर्न टर्न कम होंगे। जिस वाइंडिंग प्राइमरी में टर्न ज्यादा है मतलब पतला तार है, सेकेंडरी में टर्न कम है मतलब मोटा तार है। ठीक है, अगर आपका के इज लेस देन 1 है, ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न कम है, मोटा तार यूज किया है लेकिन कम टर्न, सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग में मोटा तार है कम टर्न है, सेकेंडरी वाइंडिंग में पतला तार है ज्यादा टर्न है। ठीक है, ये तो इससे आपको पता चलता है अगर आपका के स्क्वायर टू 1 है, एक केस आता है के स्क्वायर टू 1 आ गया, तो ये आपका कौन सा है, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, ये आपका आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर है। तो ये होता है आपका वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या फिर वोल्टेज टर्न रेशियो उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम दूसरा सबसे ज्यादा क्वेश्चन देने वाला, बड़े क्वेश्चन देने वाला टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर लॉसेस। यही एक ऐसी चीज है जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर आप कह सकते हो ना कि उसका ब्लैक डॉट है, या फिर कहते हो माइनस पॉइंट है। आपका ट्रांसफॉर्मर वैसे तो बहुत ही आइडियल मशीन है, बट स्टिल उसकी इफिशियंसी 100% नहीं होती। यही एक चीज है उसको प्रॉपर आइडियल बनने से रोकती है कि इसकी इफिशियंसी होती है वो मोर देन 90 होती है। ठीक है, मोर देन 90% होती है, लेकिन 100% कभी नहीं होती, 100% नहीं होती। वजह क्या है, यही लॉसेस। तो ट्रांसफार्मर के अंदर आपके फंक्शन करते टाइम दो लॉसेस होते हैं मेनली। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट जो मेन लॉसेस होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम ट्रांसफार्मर लॉसेस की बात करते हैं। लॉसेस, पहली बात तो लॉसेस क्या होते हैं, आपके इनपुट, आप जितनी पावर इनपुट में देते हो उतनी पावर आपको आउटपुट में नहीं मिलती। ये जो पावर का जो डिफरेंस आया उसी को हम बोलते हैं लॉसेस, जो कि अनवांटेड हीट में चेंज हो जाते हैं, जिसकी हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हीट की, पर उसमें चेंज हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉसेस। दो टाइप के होते हैं आपके, पहला होता है आपका आयरन लॉस, दूसरा होता है आपका कॉपर लॉस। ठीक है, आयरन लॉस, कॉपर लॉस, दो टाइप के लॉसेस होते हैं।
आयरन लॉस की आप बात करोगे तो ये आपके आगे फर्दर डिवाइड होते हैं किसके अंदर, पहली बात तो आयरन लॉस आपके किस में होते हैं, कोर के अंदर होते हैं। कॉपर लॉस आपके कंडक्टर के अंदर होते हैं, कंडक्टर जैसे वाइंडिंग के अंदर, ठीक है। आयरन लॉस जो होते हैं आपके वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, दो टाइप के होते हैं आगे चल के, हिस्टैरिसीस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस, ठीक है। पहला हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा एडी करंट लॉस। कॉपर लॉस यही होता है, इसी को हम बोलते हैं आगे आई स्क्वायर आर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब सिंपल सा है, अगर आप आपके जूल सर ने बोला था जूल्स लॉ में कि अगर आपका कोई कंडक्टर है उसका कोई रेसिस्टेंस आर है, ठीक है, कोई कंडक्टर है उसके अंदर का रेजिस्टेंस है, और अगर आप उसमें से करंट फ्लो कराओगे तो वो आपका ड्यू टू द वो वायर वो कंडक्टर ड्यू टू द रेजिस्टेंस हीट जनरेट करेगा ही करेगा। क्या करेगा, आपकी इनपुट पावर का कुछ पार्ट हीट में चेंज कर देगा, उसी को हम बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉस, कॉपर लॉस। और ये जूल लॉ के अकॉर्डिंग एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। ये 10th क्लास टॉपिक है, कुछ बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है। तो यहीं से मिला आई स्क्वायर आर लॉस। तो इसको कम करने का कोई सॉल्यूशन, बेस्ट पुख्ता सॉल्यूशन नहीं है, आपको बस रेटेड करंट पे यूज करना है। क्या, ट्रांसफार्मर को आपको कोई करंट आप जितना बढ़ाओगे उसके स्क्वायर में आपकी हीट बढ़ेगी, ओके। अब बात करते हैं कोर लॉसेस की। कोर लॉसेस में आपके दो टाइप के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। देखिए अब बात करते हैं कोर लॉस में, जब हिस्टैरिसीस लॉस की बात करते हैं तो क्या होता है, आप जब वाइंडिंग में करंट ट्रांसफर करते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, क्योंकि एसी मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तो एसी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसके अंदर से फ्लो होता है कोर के अंदर से, ऐसी कोर होती है आपकी, इसके अंदर से क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है। दिक्कत ये है कि जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम पीक पे होता है, बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड मतलब हाई मैग्नीट्यूड पे, तो ये बहुत ही ज्यादा हाई डेंसिटी से फ्लो करता है, और आपकी जो कोर है उसको एक्सपेंड, उसी की वजह से क्या थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है। आपकी जो कोर है वो हाई मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से थोड़ी सी बहुत ही माइक्रो में, ठीक है, लेकिन एक्सपेंड हो जाती है। अब क्या हुआ, आपका कोर आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अचानक से डिक्रीज भी होने लग गया, क्योंकि एसी करंट है, जैसे पोलैरिटी चेंज हुई एसी की, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने लग गया और चेंज हो गया। तब आपकी कोर क्या होगी, डिक्रीज होते टाइम फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर एक्सपेंड हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर एक्सपेंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट। इस वजह से क्या है, आपकी जो कोर है वो एक वाइब्रेट ऐसे करके वाइब्रेट करती रहती है, ऐसे वाइब्रेट करती रहती है, और इसी वजह से ये एक हमिंग साउंड भी प्रोड्यूस करती है। आप लोग कभी ट्रांसफार्मर के पास से गुजरे हो, बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ठीक है, गली कोने पर लगे होते हैं कुछ, तो आपने एक चीज नोटिस करना, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब ट्रांसफार्मर के पास से जाओगे तो आपको ट्रांसफार्मर में ऐसे करके एक हमिंग नॉइज सुनाई देगी, एक ऐसी जैसे भवरा उड़ रहा हो कोई, उस तरह की एक आवाज सुनाई देगी, उसको हम बोलते हैं हमिंग नॉइज। या फिर आप कोई भी ट्रांसफार्मर देख लेना बड़ा, भी कभी लेबोरेटरीज में या कहीं पे भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हुए तो छोटे ट्रांसफार्मर आते हैं उनमें ही आप कभी फील करना, जब आप ट्रांसफार्मर को यूज करते हो तो आप ऑन करते टाइम आपका ट्रांसफार्मर एक वाइब्रेशन करने लग जाता है, आपका ट्रांसफार्मर के अंदर वाइब्रेशन फील होगा, आपको वाइब्रेट होने लग जाता है ट्रांसफार्मर। वो किस वजह से होता है, वो ये जो एक्सपेंडेशन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट, इसकी वजह से होता है वो वाइब्रेशन, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या है, आपकी कोर है वो कैसे हो जाएगी, बार बार एक्सपेंड कॉन्टैक्ट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है तो ढीली हो जाएगी, ठीक है, लूज हो जाएगी कोर आपकी। दूसरा सबसे बड़ा लॉस इसका क्या है, कोर आपकी कोर के अंदर क्रैक्स आ सकते हैं, चटक सकती है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम सो द इनपुट पावर इज कन्वर्टेड इनटू इफेक्ट क्या होता है इसका। अब ये इसका फॉर्मूला होता है अगर आपको कभी निकालना हो तो, बट सॉल्यूशन क्या है, यूज लो हिस्टैरिसीस मटेरियल लाइक सिलिकॉन स्टील, ग्रेनाइट स्टील और वगैरह, ठीक है। ये क्या होते हैं, लो परमेबिलिटी स्टील होते हैं, या फिर लो हिस्टैरिसीस स्टील भी बोलते हैं इनको, मतलब मेटल्स बोलते हैं, सॉरी। हम आपकी जो कोर है उसको डिजाइन करते हैं किससे, सिलिकॉन स्टील से, किससे, सिलिकॉन स्टील से, या फिर CRGO मतलब कि कोल्ड
रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, किससे? कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, या फिर कहें तो सिलिकॉन स्टील से इसको क्या करते हैं हम, डिजाइन करते हैं। ये आपका लो परमेबिलिटी क्या होता है, मेटेरियल होता है, मतलब इस पे आपकी फ्लक्स चेंज होने का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसका? फ्लक्स चेंज होने का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इससे हम बनाते हैं आपकी कोर को, जिससे आपकी कोर क्या है, ये एक्सपेंडेशन कॉन्ट्रैक्ट ये बहुत कम हो जाता है। तो स्ट्रेस लॉस को कम करने का अपने पास एक यही मेथड है। अब आता है आपका एडी करंट लॉस। क्या होता है एडी करंट लॉस? कुछ नहीं है, आप कॉपर लॉस ही समझ लो, बस फर्क इतना सा है। कॉपर लॉस में क्या है, फ्राइडे ने क्या बोला था कि आपका कंडक्टर के अंदर मैट रिफ्लेक्स चेंज होगा तो कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होगा। आपकी कोर क्या है, वो भी तो मेटल है, कोर के अंदर मैट रिफ्लेक्स फ्लो हो रहा है, तो कोर के अंदर भी तो करंट बनना चाहिए, तो हाँ बनता है। तो आपका जब आता है एडी करंट लॉस, तो एडी करंट लॉस में क्या होता है, आपके कोर के अंदर मैट रिफ्लेक्स फ्लो होने की वजह से बार बार कभी इधर फ्लो हो रहा है, कभी इधर फ्लो हो रहा है, कभी इधर कभी इधर, तो इसलिए एक सर्कुलर करंट जनरेट होता है। किसके अंदर? एक सर्कुलर लूप में करंट जनरेट होता है, किसके अंदर? पूरे कोर के अंदर। अब इसी करंट को हम बोलते हैं क्या, एडी करंट। आप कहो सर सर्कुलर लूप में क्यों हो रहा है? आप एक काम करो, एक बाल्टी लो, उसमें पानी भरो, ठीक है, बाल्टी में या फिर बड़ी परात में पानी भरो। अब एक हाथ उसमें इस साइड डालो, एक हाथ इस साइड डालो, और ठीक है इस तरह से, और दोनों हाथों को फिर ऐसे पानी को ऐसे फ्लो करा दो। तो आप देखोगे जहां पे आपके हाथ मिले थे उस जगह पे एक क्या टोर्नेडो बन गया होगा, अंदर पानी का टोर्नेडो, पानी का भंवर जो होता है वो बन गया होगा। तो जब दो साइड की हवा मिलती है तो टोर्नेडो बनता है ना। इसी तरह से जब आपकी मैट रिफ्लेक्स इधर से इधर जा रही थी तो इस साइड करंट फ्लो हुआ, जब इधर से इधर जाए तो इस साइड मैट रिफ्लेक्स फ्लो हुआ, तो आपको एक करंट का लूप मिल जाता है। क्या मिलता है? करंट का इस तरह का एक लूप मिलता है। अब यही लूप क्या करेगा आपका, दिक्कत करंट के लूप से नहीं है, दिक्कत है कि आपके कोर के अंदर रेजिस्टेंस भी है, करंट भी मिल गया, तो अब इसके अंदर भी कौन से आई स्क्वायर आर की तरह से क्या होंगे, आई स्क्वायर आर से क्या होगी, हीट जनरेट होगी। क्या होगी? हीट जनरेट होगी। तो अब सर इसका सॉल्यूशन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को तो फ्लो होने से रोक नहीं सकते हम, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से काम कर रही है, कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो नहीं होगा कोर में, तो कोर आपका ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करेगा? सॉल्यूशन ये तो है नहीं है, तो दूसरा सॉल्यूशन सोचो। तो हम क्या करते हैं, क्या हो अगर हम बनने वाले करंट को कम कर दें? कैसे करोगे कम? तो उसका सॉल्यूशन ये है कि इस करंट क्या है सीरीज में जुड़ तो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कोर को पतली पतली पत्तियों में बनाएंगे। किसमें? बहुत ही छोटी 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 थिन लेयर से बनाते हैं किसको, कोर को। ऑलमोस्ट 2 to 5 mm इतने छोटे पतले पतले पत्तियों के रूप में बनाते हैं किसको, इस पूरी कोर को। और ये सारी कोर आपस में लैमिनेटेड होती हैं। इनको हम क्या करते हैं, इनके ऊपर वार्निश चढ़ाते हैं। वार्निश वही मटेरियल होता है, एक टाइप का लिक्विड मेटल होता है बिल्कुल वैक्स के जैसा, जिसको हम वाइंडिंग कर, आपकी जो वाइंडिंग होती है ना आर्मेचर की, उसको करने के बाद उसके ऊपर फैला देते हैं ताकि आपकी वाइंडिंग हिले डोले नहीं। तो वार्निश चढ़ा देते हैं, पतली पत्ती पर पतलियों में मतलब छोटी छोटी लेयर्स में चेंज किया, थिन लेयर्स में उनको वार्निश में डुबोया और फिर आपस में जोड़ दिया। इस तरह की पूरी कोर डिजाइन होती है। इससे क्या होता है, आपका जो बनने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अब करंट कम हुआ तो हीट भी कम जनरेट होगी। इसको हम बोलते हैं क्या, एडी करंट लॉस। बचाने के लिए क्या करते हैं, आपकी पूरी कोर को छोटी छोटी पत्तियों के रूप में बनाते हैं। ये इसके सारे लिखे होते हैं। कॉपर लॉस क्या होता है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। स्ट्रे लॉस कुछ नहीं है, स्ट्रे का मतलब होता है आवारा, आवारा कुत्ते होते हैं स्ट्रे डॉग्स। तो ऐसे ही आपका वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कोर से बाहर निकल जाए, आपने फ्लक्स फ्लो कराया, फ्लक्स यहां से वहां पहुंचा, ठीक है, लेकिन सारा फ्लक्स पहुंच गया नहीं, कुछ फ्लक्स क्या है आपका लीक होके बाहर निकल जाता कोर से। तो ये कोर से निकला हुआ फ्लक्स क्या करेगा, आपकी दीवार से टकराएगा ट्रांसफार्मर की से, और क्यों बिल्कुल आवारा कुत्तों की तरह क्या करेगा, ये फ्लक्स इधर उधर आवारापंती करेगा, इधर उधर जाके टकराएगा, और वहां पे क्या करेगा, उस जगह पे जहां टकराएगा उस जगह करंट प्रोड्यूस करेगा, और उस करंट से वहां पे भी क्या हीट प्रोड्यूस होगी। इसको हम बोलते हैं स्ट्रे लॉस। दूसरा होता है आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस, जो कि आपके इंसुलेटर के बीच में होता है, इंसुलेटर्स खराब हो जाते हैं, उसको हम डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब बात करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। आपने देखिए वर्ड आता है एक आइडियल, तो आइडियल का मतलब क्या होता है, हम हर जगह पर सुनते हैं आइडियल, आइडियल थिंग, आइडियल दिस, आइडियल दैट। आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, आदर्शवादी, मतलब कि आदर्श ट्रांसफॉर्मर, आदर्श परिणाम मित्र। तो उसका मतलब क्या होगा, एक जिसके अंदर कोई कमी ना हो, ठीक है, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, ठीक है। आदर्श चीज क्या होती है कि जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो,
उसको हम बोलते हैं आदर्श। और हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर सर ले देखिए एक ही कमी है, जिसको क्या हम बोलते हैं, हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस। तो एक ऐसे ट्रांसफार्मर की हम कल्पना करते हैं, जी हाँ मैं क्या बोल रहा हूं, कल्पना करते हैं कि जिसके अंदर क्या है, कोई भी लॉसेस ना हो, क्या ना हो, जीरो लॉसेस हो। एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर क्या हो, जीरो लॉसेस हो, या फिर कहें तो इसकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, एफिशिएंसी किसको नीटा शो करते हैं, वो क्या 100% हो। क्योंकि हम इसको इमेजिन ही कर सकते हैं, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली कोई भी पॉसिबल ऐसी पॉसिबल नहीं है कि आपका कोई भी ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हो। 95% तक होते हैं, 95% तक एफिशिएंट होते हैं ट्रांसफार्मर, बट 100% इट्स नॉट, इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट इम्पॉसिबल एक्चुअली। क्योंकि सब कुछ छोड़ो, आपको लॉसेस को कम करने के लिए एटलीस्ट कॉपर लॉस की बात कर लेते हैं एक बार। कॉपर लॉस कम करने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको कॉपर लॉस जो आई स्क्वायर आर लॉस होते हैं, इसमें अगर आप रेजिस्टेंस को कम कर दो, जीरो कर दो, करंट को तो मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस को क्या कर दो जीरो, तो आप कह सकते हो कि हाँ आपके कॉपर लॉस मतलब आपके क्या है जो है कॉपर लॉस जीरो हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन क्या पॉसिबल है, ऐसा कोई भी मटेरियल बनाना पॉसिबल है जिसके अंदर रेजिस्टेंस ही ना हो, है पॉसिबल? कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ मटेरियल, है, दे कान बी रिमूव्ड, इनको इनमें से रिमूव नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्या है, हमें एक आइडल, हमें ट्रांसफार्मर की सिर्फ क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि जिसके अंदर क्या होगा, वो बिल्कुल आइडियल होगा, जिसके अंदर 100% एफिशिएंसी होगी। मतलब कि आपका V1 I1 मतलब कि P1 इक्वल्स टू P2, जितनी पावर आप इनपुट में दोगे उतनी आउटपुट में मिलेगी, P1 V1 इक्वल्स टू V2 I2, ठीक है, ये होगा। ये इसके फीचर्स हैं, क्या सब कुछ है, फालतू चीजें। रियल ट्रांसफॉर्मर आर कंपेयर्ड विद दिस आइडियल ट्रांसफॉर्मर मॉडल टू स्टडी देयर परफॉर्मेंस, हेल्प सिंपलीफाइंग सर्किट कैलकुलेशंस। ये सिर्फ एक काम आता है, ये हमने सोची दिमाग की खिचड़ी जो बनाई है, वो खिचड़ी किस काम आती है, आप खा तो सकते नहीं खिचड़ी को, इस दिमाग से पकाई हुई खिचड़ी को, पर आप इसे कंपेयर कर सकते हो किसी और जो एक्चुअल बनी चीज को, हम अपनी इमेजिनरी चीज से कंपेयर कर सकते हैं कि ये इसके कंपेयर में कितना एफिशिएंट है। जैसे कि हमारा जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर कितना होता है, उसमें 1000, ये 100% एफिशिएंट है। आपका जो ट्रांसफॉर्मर कितना है, 95% निकल के आया। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये इससे क्या 5% का इसमें क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। तो यहां पे निकल के आता है ऐसा सीन, जो आपको पता चलता है कि हाँ कंपैरिजन करने के लिए और सर्किट्स को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, बस ये होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। ए ट्रांसफार्मर विच हैव नो रिएक्टेंस, नो रिलक्टेंस, नो रेसिस्टेंस, ठीक है, नो वाइंडिंग रिएक्टेंस, नो लीकेज फ्लक्स, ठीक है, नो आयरन कॉपर लॉस, और 100% एफिशिएंसी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। फालतू चीजें कभी नहीं आता काम। अब ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आप पढ़ लो, क्योंकि ये आपके काम आएंगे आगे बहुत ज्यादा। जैसे कि रेजिस्टेंस ओम में आर से डिनोट करते हैं, ओम में मेजर करते हैं, और ये इसका रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है, क्या करता है, करंट का अपोजिशन करता है। एग्जांपल नैरो पाइप रेजिस्ट, ठीक है, कंडक्टेंस है, रिएक्टेंस है, ससेप्टेंस है, इंपेडेंस है, इनमें बहुत सारे आपके बहुत अभी काम नहीं आने वाले। जैसे कि आपका रेजिस्टेंस मस्ट है, कंडक्टेंस जरूरी, रिएक्टेंस जरूरी, इंपेडेंस, रिलक्टेंस, परमिटिविटी, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, पावर, पावर फैक्टर, एफिशिएंसी, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी आप जब इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। देखिए अब बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर इज द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ये क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या चीज होती है, देखिए नाम में लिख रहा है, एक्चुअली ट्रांसफार्मर तो है ये। सो ऑटो ट्रांसफार्मर इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर विच हैव ओनली वन वाइंडिंग। क्या है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग होती है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक टाइप का ट्रांसफार्मर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग होती है, और उस एक वाइंडिंग से ही क्या है, दोनों टास्क परफॉर्म कर सकता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, दोनों टास्क एक ही वाइंडिंग से क्या है परफॉर्म कर सकता है। तो होता कैसा है, सो an auto transformer is a special type of transformer that has only one winding, okay, instead of having separate primary and secondary winding,
a part of the same winding act as the primary and another part of it as the secondary. This reduces the amount of copper and iron required, making it more economical and efficient. आपको क्या है, मान लो एक ट्रांसफार्मर की जरूरत, एक ट्रांसफार्मर आपने लगा दिया किसके लिए, सप्लाई के लिए। जैसे कि हम मान लो टेस्टिंग ही कर रहे हैं, लैब के अंदर हम करते हैं ना टेस्टिंग, अलग अलग प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो अभी आपको चाहिए 25 वोल्ट्स, 25 वोल्ट चाहिए आपको, तो आपने 220 वोल्ट से 25 वोल्ट इजीली कन्वर्ट कर लिया। अब आपको जरूरत पड़ी नहीं, हमको तो 30 वोल्ट चाहिए, हमको तो 27 वोल्ट चाहिए, हमको तो 33 वोल्ट चाहिए। तो कैसे करोगे, एक ही ट्रांसफार्मर, आपको पता वाइंडिंग तो चेंज होती नहीं है बार बार। अगर आपको रेजिस्टेंस वोल्टेज चेंज करना है, एक्चुअली स्टेप अप करना है, 25 वोल्ट का बना दिया ठीक है, बार बार बढ़ाना तो कैसे बढ़ाओगे सर, वाइंडिंग के अंदर टर्न बढ़ाओगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करोगे आप, बार बार ट्रांसफार्मर खोल के टर्न बढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इन चीजों सॉल्यूशन हमने निकाला, एक नया ट्रांसफार्मर बनाया, एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर जिसको हम बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ा फायदा तो ये है वैसे तो कि इसके अंदर आयरन और कॉपर कम लगता है, ठीक है, हल्की जगह यूज होता है। इसमें हमने क्या किया, ये इधर से हमने क्या किया, इसमें सोर्स सोर्स दिया, सोर्स सप्लाई, और यहां पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट लगाएंगे जिससे हम क्या है, बाहर लोड से कनेक्ट कर देंगे इसको। अब क्या, आपको जैसे मान लो पूरी वाइंडिंग में आप कितना सप्लाई दे रहे हो, आप दे रहे हो पूरी वाइंडिंग में सप्लाई 200 वोल्ट्स की, और ये सप्लाई, ये जो पूरी है इसके अंदर कितने टर्न्स हैं, इसके अंदर 200 टर्न्स ही है, लेट सपोज, ओके। तो आपका हर एक टर्न एक वोल्ट का जो है, क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लेके बैठा है, ओके। अगर अब आपने क्या किया, ये तो आपकी कॉमन वायर हो गया, दूसरे वाले वायर को आपने सेट कर दिया कितने पे, 63 वोल्ट्स पे, 63 नंबर के टर्न पे, तो आपको कितना 63 वोल्ट्स मिलेंगे दोनों के बीच में, जिनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना आ जाएगा, 63 वोल्ट्स। आप इसको ऊपर नीचे करके चेंज कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हैं सर। इससे क्या होगा, अब आपको आपका पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर पे पूरा कंट्रोल है कि आपको कितना वोल्टेज आउटपुट चाहिए, आप इससे आराम से निकाल सकते हो। इसी को हम आगे चल के, और ट्रांसफार्मर का इसलिए दूसरा नाम क्या है, वेरियक। इसको क्या बोलते हैं हम, वेरियक बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को, क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करने का काम करता है। देखिए सी क्लियर नाउ। तो ये इसका क्या होता है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम होता है किसका, ऑटो ट्रांसफार्मर का। अगर आपको क्या कह रहे हो कि सर इसको तो हमने क्या कर लिया, स्टेप डाउन कर यूज कर लिया, आपने यहाँ पे तो 200 वोल्ट्स को किसमें चेंज कर लिया, 65 वोल्ट्स, मतलब एंड ऑलमोस्ट कुछ भी वोल्टेज चेंज कर लिया, ठीक है। सर अगर आपको इसको चेंज करना होगा, ठीक है, अगर आपको वोल्टेज बढ़ाने हुए तो स्टेप अप की तरह यूज करना है, तो क्या, अरे क्या करना है, इसको उल्टा यूज कर लो बस। पहले हम क्या कर रहे थे, इसको वोल्टेज सोर्स दे रहे थे, इससे लोड चला रहे थे। अगर आपको स्टेप अप करना है तो आप इधर से सोर्स दे दो, इधर से, अब क्या होगा, इधर से आपने सोर्स सप्लाई दी, तो क्या है, आपकी सप्लाई में यहाँ पे सोर्स है, करंट गया इस वाइंडिंग में, यहां से तक ऑपरेट हुई, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बना, इस मैग्नेटिक फ्लक्स ने क्या किया, इसको भी एनर्जाइज कर दिया। तो यहां से आता तो आपको मेन सप्लाई मिल रही है, यहां से आता आपको क्या मिल गया, आपका ईएमएफ मिल गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है। तो दूसरी साइड में आपको क्या मिल जाएगा, इसका एक्सपेंडेड, क्या कहते हैं, स्टेप अप वर्जन मिल जाएगा। अगर आप इसको उल्टा करके यूज करोगे तो आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह भी ये वर्क करता है। इसके एडवांटेज है, लेस कॉपर एंड आयरन रिक्वायर्ड, छोटा है, एक ही वाइंडिंग है तो ऑब्वियस ही बात है कम कॉपर आयरन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। स्मॉलर साइज एंड लाइटर वेट, सस्ता है। हाई इफिशिएंसी, इफिशिएंसी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि वाइंडिंग एक ही है तो कॉपर लॉस भी कम होगा, और कोर भी छोटी यूज होगी तो कोर लॉस भी कम है। हायर एफिशिएंसी हो गया, चीपर देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक ही चीज है तो ऑब्वियस बात है चीप होगा। डिसएडवांटेज क्या है, नो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मैंने बताया था ना, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, एक अगर सर्किट खराब होता है दूसरे फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर सर्किट ही एक ही है, खराब होंगे होंगे, आइसोलेशन नहीं है बीच में बिल्कुल भी। हायर फॉल्ट करंट रिस्क, फॉल्ट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज क्या, यहाँ फॉल्ट होता है करंट ट्रांसफर होगा दूसरी में। नो, नॉट सुटेबल फॉर वेरी हाई वोल्टेज रेशियो, ज्यादा टर्न रेशियो में आप काम में नहीं ले सकते,
छोटे मोटे काम के लिए परफेक्ट है। वेल्डिंग करने के लिए यही ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, ठीक है। वैरिक के लिए यूज होता है, लेबोरेटरीज में हर जगह जहां पे वैरिक का काम आ रहा है यही ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है। एप्लीकेशन क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन, इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के लिए, रेलवे ट्रैक्शन मोटर जो होती है उनको ऑपरेट करने के लिए, स्टेबलाइजर्स में, और आपकी किस में क्या कहते हैं, मैंने बताया वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर सब में यूज होता है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे हुए दोनों से करके उसका नाम है इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो ये आता है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अभी होता क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, तुल्यात्मक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट मतलब कि समतुल्य, इसके समान, इसके समान, समान तुलना का मतलब कि क्या होता है कि हम देखिए आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, दो वाइंडिंग होती है, तो उसके दो सर्किट्स बनते हैं। इसका कुछ रेजिस्टेंस इंपेडेंस होगा, ठीक है, इसका कुछ रेजिस्टेंस और इंपेडेंस होगा। तो दोनों को कैलकुलेट करने की जगह अलग अलग जगह कैलकुलेट करेंगे, फिर अलग अलग कैलकुलेशन निकालेंगे, दोनों के अलग अलग फैक्टर्स निकल के आएंगे। हम क्या सोचते हैं, क्या हो अगर हम इसका रेजिस्टेंस भी इसके रेफरेंस में ले ले, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको प्राइमरी के रेफरेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस प्राइमरी के रेफरेंस में अगर कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो हम क्या इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब हम किसी और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस इंपेडेंस को प्राइमरी किसी और वाइंडिंग के रेफरेंस से कैलकुलेट करते हैं, दोनों का इक्वल मतलब दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल के उसको कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। आपके एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है, तो इस पे इतना ध्यान नहीं देना, बस रेस्ट वो समझ लो डेफिनेशन के इक्विवेलेंट सर्किट क्या होते हैं। व्हेन expecting resistance of secondary winding in primary side or vice versa of a transformer for fast and better calculation, then we using equivalent resistance in that side corresponding to the original resistance. Let us suppose the primary R is R2, so R2 dash, तो आप इसमें लिखा नहीं है, चलिए अपन किसी और वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये क्या है बेस्ट तो आपके इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडरी में सेकेंड ईयर में जब इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, तो वहां पे बहुत ही एक्सपेंडेड रूप से बताया गया है ये। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी शायद नहीं अभी इस पे वीडियो नहीं बनाई है, इसके ऊपर अलग से पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एससी टेस्ट और ओसी टेस्ट। ये दो टेस्ट आते हैं आपके ट्रांसफॉर्मर के। वैसे ये आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये लिखे हुए हैं आपके, अगर आपको पढ़ने हो तो। अब देखिए ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट, ये दो टाइप के टेस्ट होते हैं। बेसिकली कुछ नहीं करते हम, आपका जो ट्रांसफॉर्मर है इसको ऑन किया, ठीक है, और इसकी क्या है प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देने के साथ साथ सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, अपन पढ़ रहे हैं अभी एससी टेस्ट, इसको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी को क्या कर दिया हमने, शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने पे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा, छोटा सर्किट, मतलब कि एक इससे छोटा सा सर्किट हो सकता है, इसका नहीं हो सकता था। तो इसमें क्या है, रेजिस्टेंस आपको ऑलमोस्ट क्या मिलता है, इसका ऑलमोस्ट जीरो मिलता है। अब हमको पता है ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, आर इक्वल्स टू सॉरी आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। आपका अब आर अगर जीरो हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, टेंस टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, जीरो है, जीरो नहीं है, तो आपकी जो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा। ये करंट है, इसको जेड में समझ लेना, ठीक है, इंपेडेंस नहीं करंट है। तो आपका करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर, इसकी लिमिट से ज्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा। तो हम क्या करते हैं, उसी एससी टेस्ट करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी वाइंडिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। इससे हमको पता चलता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर आपने बनाया है वो कितना कॉपर लॉस झेल सकता है, उसका हाईएस्ट कॉपर लॉस कितना होगा,
ये हमको पता चलता है एससी टेस्ट से, इसीलिए हम क्या करते हैं, एससी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसी तरह आपका आता है ओसी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है, आपने क्या किया, प्राइम वाइंडिंग को ऑन किया और सेकंड साइड में कोई लोड लगाया ही नहीं, खुला छोड़ दिया, तो अब क्या होगा, इसमें करंट तो फ्लो हो नहीं रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो आई, तो सेकेंडरी में क्या है, आई स्क्वायर टू क्या हो गया, जीरो, आई स्क्वायर टू जीरो, तो कॉपर लॉस क्या हो जाएंगे, कॉपर लॉस क्या होगा इसके, जीरो। अब सिर्फ आपकी जो भी पावर जाएगी इधर खर्च हो रही है, वो किस में हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस में, किसमें, सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस में। तो अब आप क्या बोलते हैं, पावर में मेजर कर लेंगे कि आपको जो पावर मिल रही है उसमें कितना फर्क आ रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके कोर लॉस कितने हो रहे हैं, कि कॉपर लॉस जीरो है। अब जितना भी ज्यादा पावर में वेरिएशन आ रहा है, इसमें उसमें डिफरेंस आ रहा है, वो किस में जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस के खाते में जा रहा है। तो आपका ओसी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं कोर लॉस फाइंड आउट करने के लिए, एससी टेस्ट परफॉर्म करते हैं कॉपर लॉस फाइंड आउट करने के लिए। दोनों टेस्ट जो है जहां पे सिर्फ थ्योरी में है, आपके जो टेस्ट है प्रैक्टिकल्स में आएंगे अभी थर्ड सेम में, इलेक्ट्रिकल मशीन चैप्टर, अगर आप इलेक्ट्रिकल्स लेते हो तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद अब आपका जो लास्ट टॉपिक इसमें निकल के आता है ऑलमोस्ट, वो है आपका वोल्टेज रेगुलेशन। अब ये वोल्टेज रेगुलेशन ये क्या चीज होती है, कुछ नहीं है, बहुत ही छोटी चीज है। आपके ट्रांसफार्मर को आपने स्टार्ट किया, ऑन किया, ठीक है, सेकंड साइड में आपने वोल्टेज मेजर किया, आपको वोल्टेज मिल गया, लेट्स सपोज 500 वोल्टेज या 550 वोल्टेज मिल गया। कितना मिल गया आपको, सेकंड साइड में 550 वोल्ट्स मिल गया, कुछ लोड नहीं लगा रखा, कुछ नहीं, सिर्फ चेक किया है। अब आपने क्या किया, आपका ट्रांसफार्मर जितनी रेटिंग के लिए बना था उतना ही आपने इसमें लोड रख दिया, जितना इसमें हाईएस्ट लोड डाल सकते थे आप, ठीक है, रेटेड में, उतना ही आपने रेटेड वोल्टेज डाल दिया, इस पे फुल लोड कंडीशन में चल रहा है अभी। तब आपने इसके वोल्टेज मेजर करे तो क्या होगा भाई, अगर आप सोचो एक मोटर चल रही है, मोटर की स्पीड कितनी फास्ट होती है पहले, लेकिन जैसे आप क्या करते हो, मोटर के ऊपर कोई लोड कनेक्ट करते हो, किसी पुली को कनेक्ट करते हो या किसी मशीन से कनेक्ट करते हो, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है ना, हो जाती नहीं होती। तो ऐसे इसमें जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस पहले देखा, फिर आपने इसमें लोड रख दिया, तो क्या होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आएगी, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस लेट्स सपोज में क्या हो गया, इसमें आ गई कमी, आपको 500 वोल्ट मिला। तो अब आपके नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन के बीच में जितना वोल्टेज डिफरेंस आया है, उसी का परसेंटेज डिफरेंस अगर आप निकालो, तो यही आपको निकल के आता है क्या, वोल्टेज रेगुलेशन। अगर आप इसी को किसके रेस्पेक्ट में निकाल लो, इसका फॉर्मूला होता है, ये सेकंड का मतलब है सेकंड डिवाइडिंग, ठीक है, तो वी एन एल मतलब नो लोड माइनस वी एफ एल मतलब फुल लोड डिवाइड बाय वी एफ एल। फुल लोड के रेस्पेक्ट में आप निकालोगे तो आपको कितना मिला, 50/500 इक्वल्स टू 10%, 1/10 परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपको निकल के आ गया 10%। तो आपके इस ट्रांसफार्मर के अंदर आपको 10% का क्या मिल रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन मिल रहा है, मतलब कि इसका जो वोल्टेज है 10% तक गिर जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप इसको नो लोड से फुल लोड कंडीशन तक लेके जाते हो, उस पर लोड अप्लाई करते जाते हो तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस में 10% तक की गिरावट आ सकती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, आपका वोल्टेज रेगुलेशन। बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन में दो टाइप का होता है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो है अगर आप क्या करते हैं, ये जो वोल्टेज रेगुलेशन आपने निकाला है, अगर इसको आप नो लोड कंडीशन में निकालते हैं तो अलग वैल्यू आएगी, फुल लोड कंडीशन में निकालते हैं कि रेस्पेक्ट में तो अलग वोल्ट आएगी वैल्यू। तो इसी टाइप के, इसी तरह से दो टाइप होते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप जब आप एक फुल लोड कंडीशन निकालते हैं, नेगेटिव टाइप मतलब नो लोड कंडीशन में निकालते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। ओके, तो देखिए अब वोल्टेज रेगुलेशन आपका दो टाइप का होता है एक्चुअली। पहला होता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन अप, दूसरा होता है वोल्टेज रेगुलेशन डाउन। दो टाइप का वोल्टेज रेगुलेशन होता है, अप और डाउन, फर्क कुछ नहीं है। जब आपने जो डिफरेंस निकाला, ये जो डिफरेंस आपका निकल के आया ना, ये 50 वोल्ट का, अब आपने इसका जो परसेंटेज डिफरेंस
परसेंटेज निकाला, नो लोड की कंडीशन में निकाला, इसे ये फुल लोड की कंडीशन में निकाला आपने, फुल लोड के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम बोलते हैं वोल्टेज अप, सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन अप बोलते हैं। जब आप क्या निकालते हो इसको, फुल लोड वोल्टेज के रेस्पेक्ट में निकालते हो, जैसे ये। अगर आप इसको कैसे निकालो, नो लोड वोल्टेज के रेस्पेक्ट में निकालो, मतलब कि आप अगर इसको, अगर आप ये तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। इससे करोगे आप तो मिल जाएगा आपको 9.99 कुछ ऐसा करके मिल जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये जो आया आपका, ये है आपका अप वोल्टेज रेगुलेशन, सॉरी डाउन वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। समझ में आया ना। जब आप डाउन, क्यों, क्योंकि देखा आपने वैल्यू कम आई, पहले 10% आई थी, अभी 10% से कम वैल्यू आई है, इसीलिए इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन डाउन। क्योंकि आपका फुल लोड वोल्टेज, सॉरी नो लोड वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर आप डिनोमिनेटर में ज्यादा वोल्टेज वैल्यू हाई रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर जो है लो ही आएगा। तो दो टाइप होते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के, अप एंड डाउन। अप में आप फुल लोड के रेस्पेक्ट में निकालते हो वोल्टेज रेगुलेशन, डाउन में आप नो लोड के रेस्पेक्ट में निकालते हो, ठीक है। तो ये टेप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर अगेन एक टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है। इसमें आप क्या करते हो, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग तो होती है, टेप चेंजिंग बता रहा हूँ क्या होता है। टेप चेंजिंग में ये तो प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या है, आप ये तो दो वायर निकल गए आपके, ठीक है, पी और एन करके, बट अब आप क्या करोगे, इस वाइंडिंग में बीच बीच में से और कुछ वायर ज्वाइंट करके निकाल लोगे, कहीं ना कहीं से एक एग्जैक्ट रेशियो पे आप अलग अलग पॉइंट निकाल लोगे। अगर आप अब इन दोनों के बीच में वोल्टेज देखोगे, लेट सपोज ये पूरी वाइंडिंग जो थी वो थी 100 वोल्ट सप्लाई करने की, और 1 2 3 4 5 सेक्शन में आपने इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर दिया। हर 1/5 पार्ट के बाद आपने एक ये निकाल दिया, तो इसको बोलते हैं टेप निकालना। क्या बोलते हैं इसको, टेप निकालना, टेपिंग करना। तो यहाँ पे आप देखोगे वोल्टेज आपको 20 वोल्ट मिलेगा, ये 20 वोल्ट, ये भी 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। यहां से और यहां तक के पीछे देखो तो 40 वोल्ट मिल जाएंगे, यहां से अगर यहां तक के देखो 60 वोल्ट, 80, 100 वोल्ट। तो इस तरह आपको अपने डिजायर्ड वोल्टेज तक, लेकिन आप पार्ट्स में अलग अलग वोल्टेज निकाल सकते हो, ठीक है। आप जो भी ट्रांसफर यूज करते हो ना, अभी मार्केट से ट्रांसफर खरीद के लेके आते हो आप, जो 100 150 रुपए के, तो वो भी आपके इसी तरह आते हैं, 12 0 12 की रेटिंग में मिलेंगे आपको। वो कुछ इस तरह की रेटिंग होगी उनकी, 12 0 12 की, या फिर 6 0 6 की, और ये ऐसे 2 एम्पियर, ये ऐसे 4 एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है, इस तरह के मिलेंगे वोल्ट्स, 2 एम्पियर। इसका मतलब ये है, इसके अंदर 3 वायर मिलेंगे आपको, कितने, 3 वायर, 1 2 3। अब दिक्कत ये है कि अगर आप इन दोनों के बीच में करंट निकालोगे वोल्टेज, तो आपको मिलेंगे 12 वोल्ट्स। अगर आप इन दो के बीच में वोल्टेज देखोगे डिफरेंस, तो भी 12 वोल्ट मिलेगा। अगर आप इसके और इसके बीच में देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 24 वोल्ट। यहाँ भी 1 एम्पियर करंट, यहाँ भी 1 एम्पियर करंट, इन दो के बीच में 1 एम्पियर करंट मिलेगा। मतलब यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर, लेकिन आपने अगर वोल्टेज ज्यादा ले लिए तो आपको 1 एम्पियर करंट मिलेगा। ये होता है इसका सीन, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, इसी को हम बोलते हैं, तीसरा वायर जो निकल के आया ये, इसको हम बोलते हैं टेपिंग करना। क्या बोलते हैं इसको, टेपिंग करना। आई होप अंडरस्टैंड। ये आपके कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जो अब तक के आरटीयू के एग्जाम में पूछे गए हैं, आरटीयू बीटीयू में पूछे गए हैं, आगे भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी से पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सारे आंसर्स को एक बार, मतलब क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख के जाना। 110% इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, आएगा तो, नहीं तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा एक पूरा, हाँ ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए, ट्रांसफॉर्मर, आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो चैप्टर है ट्रांसफॉर्मर, उसका पूरा निचोड़ एक वीडियो में निकालने के लिए। अगर आप एग्जाम से जस्ट पहले देख लेते हो
तो आपको पास कराने की जिम्मेदारी तो इस एक चैप्टर, इसी एक वीडियो ने ले रखी है। आप आराम से इससे लेके अगर लिख के आते हो, ये नोट्स पढ़ के जाते हो, आप आराम से पास हो जाओगे, आराम से। ठीक है, बिल्कुल 1 घंटे की पढ़ाई में आप पूरा पेपर पास कर सकते हो। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई गई है। हालांकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मर को पूरा एक बार कवर करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अगली जो वीडियो अपनी होने वाली है वो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को लेकर होने वाली है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इंजन, इलेक्ट्रिकल मशीन और ट्रांसफॉर्मर, ये 3 चैप्टर देख लिए, आपका 70 to 80% पेपर कवर हो जाएगा इनसे ही बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का या कोई डिमांड हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, कि आपके कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ओके, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे राधे।